हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक नया प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं और उस प्रिंसिपल का नेम क्या होगा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डी ब्रॉगली लॉ पढ़ा था। उस लॉ ने हमें ये बताया था ऑल मैटर हैव टू नेचर। The first is a particle nature and second is a wave nature, as like electromagnetic radiation। और ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जो हाइजेनबर्ग के थ्रू दिया गया था, जिसे हम लोग बेटा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। देखिए, अनसर्टेनिटी वर्ड ये कैसे किस तरीके से आया? देखिए, एक्चुअली में क्या था कि अगर हम इनिशियल टाइम की बात करें तो दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम क्या था? हाइजेनबर्ग, और दूसरे का नाम क्या था? आइंस्टीन। नाम तो सुना होगा, आइंस्टीन का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। और दूसरे साइंटिस्ट का नेम क्या था? हाइजेनबर्ग। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। हाइजेनबर्ग एक गॉड बिलीवर था, यानी वो गॉड पर विश्वास रखता था। जैसे आज की पीरियड में दो तरह के लोग होते हैं। एक नास्तिक लोग होते हैं जो गॉड पर बिलीव नहीं करते हैं, और एक आस्तिक लोग होते हैं जो गॉड पर बिलीव करते थे। तो जैसे आज दो तरह के लोग होते हैं, नास्तिक और आस्तिक। उस समय भी लोग नास्तिक और आस्तिक हुआ करते थे, जिसमें अगर हम हाइजेनबर्ग की बात करते बेटा तो ये एक आस्तिक व्यक्ति थे, यानी गॉड पर बिलीव करते थे। उनका कहना यह था एक इंसान जितनी उसकी कैपेसिटी उतना सोच सकता है, उसके बाद भगवान पर निर्भर करता है कि आगे क्या होगा। तो वो नास्तिक आस्तिक की तरह सोचते थे हाइजेनबर्ग। लेकिन यही बात अगर हम आइंस्टीन की बात करें तो वो नास्तिक थे। वो कहते नहीं, आज जो हो रहा है उसमें भी साइंस है, कल जो होगा उसमें भी साइंस है। जबकि हाइजेनबर्ग का कहना था कल क्या होगा ये नहीं कह सकते। जैसे कल मैं क्लास लूंगा, मैंने आज बोल दिया। हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि आज मैं अगर बोल रहा हूं कि कल मैं क्लास लूंगा, मुझे ये लग रहा है कि मैं कल क्लास लूंगा, लेकिन हो सकता है कि कल मैं क्लास ना ले पाऊं, कुछ ऐसा हो जाए, मेरी तबीयत खराब हो जाए, या मुझे कैसी इमीडिएटली मुझे कहीं जाना पड़ जाए, तो हो सकता है कि मैं क्लास अटेम्प्ट ना कर पाऊं। हाइजेनबर्ग का ये मानना था कि कुछ भी हो सकता है। हम सोच सकते हैं, सोचने की क्षमता रखते हैं, करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन किसी भी समय पर कुछ भी हो सकता है। ये सोचना किसका था? हाइजेनबर्ग था। अब कंडीशन ये थी कि वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि अगर कोई, जैसे हम यहां पर क्या करते हैं कि कोई किसी भी चीज की अगर मान लीजिए हम भविष्यवाणी करते हैं, यानी किसी का प्रिडिक्शन करते हैं, तो प्रिडिक्शन जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भविष्यवाणी। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि जो हम प्रिडिक्शन करते हैं, पहले से किसी चीज का अनाउंसमेंट करते हैं, तो उसमें श्योरिटी भी हो सकती है, यानी वो सर्टेन भी हो सकता है और वो अनसर्टेन भी हो सकता है। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि जब हम किसी का प्रेडिक्शन करते, किसी भी चीज के लिए प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसके लिए सर्टेन और अनसर्टेन दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। क्योंकि उनका कहना था कि जब सर्टेन होगा तो अनसर्टेनिटी उसके पीछे रहती है, दोनों का पल्ला चलता रहता है। अगर सर्टेनिटी ज्यादा हो जाती है तो अनसर्टेनिटी की चांसेस बहुत कम हो जाती है, और अगर सर्टेनिटी कम हो जाती है तो अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
तरीके से उनके कहने मतलब था कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी दोनों एक साथ चलती है। अब हाइजेनबर्ग ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल जो कि माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, एज लाइक इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को समझना, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की बेटा पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को एक साथ अगर हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, एक साथ हम उसको कैलकुलेट करते हैं, एक साथ हम निकालते हैं, तो उनके कहने मतलब था अगर पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक है और वो भी मूवेबल है, यानी माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, और उस मूव करते हुए स्मॉलेस्ट पार्टिकल की अगर हम पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ फाइंड आउट करेंगे, तो उनके कहने मतलब है कि दोनों में से कोई एक ही सही आएगा, यानी दोनों को हम एक साथ एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने पोजीशन फाइंड आउट किया तो उसकी जो वेलोसिटी है वो गलत हो जाएगी, और अगर हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो उसकी जो पोजीशन है वो गलत, मतलब दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। पोजीशन डिटरमाइन करेंगे, वेलोसिटी गलत आ जाएगी, वेलोसिटी सही निकालते हैं तो पोजीशन क्या हो जाती, गलत हो जाती है। अब देखिए हुआ क्या, अगर हम ये थोड़ी देर रिलेट कर ले कि अगर हमने कहा बेटा प्रिडिक्टेड, अगर मेरे को प्रिडिक्टेड इन पोजीशन, अगर हम ये मान के चले कि प्रिडिक्टेड इन पोजीशन कितना मान के चलते हैं, x है, ठीक। प्रिडिक्टेड इन पोजीशन यानी एक पोजीशन की जो भविष्यवाणी हम कर रहे हैं, मान लो कोई भी, चले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, रिवॉल्व करता है। अब हमें यह बताना है कि वो इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे होगा। समझिए मेरी बात को, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये उसके पास अराउंड सेल हो गई। इस सेल में ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सही सही बतानी है, तो अगर मुझे इस पोजीशन बतानी है तो मैं भविष्यवाणी को हो सकता है यहां पर हो, क्योंकि जब वो मूव कर रहा है तो हम उसकी करेक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते ऐसे। भाई कोई चीज आप मूव कर रही है तो आप उसकी करेक्ट पोजीशन नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। पोजीशन अगर निकलेगी तब जब वो पार्टिकल क्या होगा, रुकेगा। ऐसे आप पोजीशन निकालेंगे तो पोजीशन सही से डिटरमाइन कैसे हो सकती है। तो हम लोगों ने क्या की भविष्यवाणी की कि मे बी ये पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में इस जगह पर होगा। तो एक भविष्यवाणी कर ली, हम लोगों ने एक भविष्यवाणी कर ली कि ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर होगा। तो ये क्या हुआ, ये प्रिडिक्शन इन पोजीशन हुआ। तो हमने कह दिया कि प्रिडिक्टेड इन पोजीशन, यानी पोजीशन में जो भविष्यवाणी की जा रही है वो मान लीजिए वो x है। ऐसा मान लिया कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर होगा। अभी वो करेक्ट मालूम नहीं है, हमने कहा इस जगह पर होगा। हम एक संभावना बता रहे, एक पॉसिबिलिटीज बता रहे कि हमने एक प्रिडिक्शन किया, हमने एक भविष्यवाणी कर दी कि इस जगह हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन हो। और अगर मान लीजिए हम इसमें अनसर्टेनिटी की बात करें तो हमने कहा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या मानते हैं, डेल्टा एक्स मान लें। तो प्रिडिक्टेड इन पोजीशन इक्वल टू डेल्टा एक्स, और अनसर्टेनिटी कितना हुआ, डेल्टा एक्स हुआ। ठीक है, तो भविष्यवाणी मैंने क्या की कि उसकी पोजीशन यहां पर हो सकती है, इसकी पोजीशन इलेक्ट्रॉन की यहां पर हो सकती है, ये प्रिडिक्शन है। और अनसर्टेनिटी क्या है,
कि पोजीशन में कि पता नहीं यहां पर है या नहीं। हमने भविष्यवाणी की कि इलेक्ट्रॉन यहां पर हो सकता है। अब एक मन कह रहा है कि यहां पर है या नहीं है, तो वो क्या मानी जाएगी? अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेन पोजीशन इक्वल टू डेल्टा एक्स। जैसे मैंने कहा कि कल मैं कोचिंग आऊंगा, तो कल मैं कोचिंग आऊंगा, ये मेरी प्रिडिक्शन है, मैंने बोल दिया। अब आपके मन में क्या उठा? पता नहीं कल सर आए या ना आए, तो कल मैं आऊंगा, दिस इज माई प्रिडिक्शन, दैट वाज माई प्रिडिक्शन। लेकिन अब आपके माइंड में ये चल रहा कि सर कल आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये अनसर्टेनिटी है। अभी आप श्योर नहीं हो कि मैंने प्रिडिक्शन किया, उस प्रिडिक्शन पे आप श्योर नहीं हो कि पता नहीं कल सर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वही चीज है, अगर मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, तो ये मेरी प्रिडिक्शन है, पोजीशन की प्रिडिक्शन है। लेकिन एक तरफ कहता है कि पता नहीं ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है या नहीं है, तो ये क्या है? अनसर्टेनिटी पोजीशन है। तो बात आती करेक्ट क्या होगा? तो यहां पर क्या होता? एग्जैक्ट। अगर मैं एग्जैक्ट इन पोजीशन की बात करूं, तो एग्जैक्ट इन पोजीशन क्या मान लो? एक्स नॉट मान लो कि एक्स नॉट जो है वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन हमारी क्या हो सकती है? बात समझिए। प्रेडिक्शन तो मैंने कर दिया एक्स, मन में जो दुविधा है कि पता नहीं ये चीज यहां पर है या नहीं है, ये हमारी अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी पोजीशन क्या मान ली? डेल्टा एक्स मान ली। अब दूसरी बात है कि करेक्ट जो पोजीशन है कि क्या होनी चाहिए, वो एक्स नॉट मान ली। तो बात आती कि एक्स नॉट क्या होगा? तो ये जो बेटा एक्स नॉट होगा, समझिए क्या कहा हाइजेनबर्ग ने, ये जो एक्स नॉट होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल हो सकता है किससे? आपकी प्रिडिक्शन में अगर हम डेल्टा एक्स को क्या कर दे? घटा दें, तो प्रिडिक्शन में, यानी अगर मेरे कहने मतलब है कि भविष्यवाणी जो मैंने की, मेरी बात सुनो, मैंने जो भविष्यवाणी की, अब मैंने जो भविष्यवाणी की है अगर उसमें अनसर्टेनिटी यानी डाउटनेस जो है, अनसर्टेनिटी जो आपके माइंड में चल रही, अगर हम उसको हटा दें तो क्या निकल आएगी? बोलो क्या निकल आएगी? एग्जैक्ट पोजीशन निकल आएगी। भाई हमने कल भविष्यवाणी की कि मैं कल कोचिंग आऊंगा, आपके माइंड में क्या चला कि पता नहीं सर आए या ना आए। तो अगर ये चीज निकाल दो अपने माइंड से, नहीं सर आएंगे या नहीं आएंगे, तो अगर उस भविष्यवाणी से ये चीज निकाल दी जाए कि आपके माइंड में जो चल रहा है कि सर आएंगे कि नहीं आएंगे, वो अगर निकाल दिया जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी करेक्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, यानी मेरी जो बात जो मैंने कही वो आपको पता चल जाएगी नहीं सर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कंडीशन ये होगी कि जो एग्जैक्ट पोजीशन आपको निकालनी है, तो वो इस प्रेडिक्शन, इस भविष्यवाणी में अनसर्टेनिटी को क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया, तो इसके बराबर होगी। या फिर ये क्या हो सकती है? ये कम होगी या इक्वल होगी किससे? उसमें डेल्टा एक्स क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। तो मेरे कहने मतलब है कि प्रिडिक्शन में अनसर्टेनिटी घटा दे, यानी अनसर्टेनिटी घटाकर भी हो सकती है और अनसर्टेनिटी जोड़ के, यानी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये कहां पर है, ये मैं बता रहा हूं कि ये इस पोजीशन से इस पोजीशन, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में कहीं पर ये क्या करेगा? लाई करेगा आपका एक इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी जो करेक्ट पोजीशन है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में कहीं पर होगी। फिर मेरी बात समझिए भाई, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की एक प्रिडिक्शन की गई पोजीशन एक्स, क्या हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर होगा? आपके माइंड में पता नहीं जगह है या नहीं, यानी आपके मन में अनसर्टेनिटी आ गई, तो अनसर्टेनिटी मान लीजिए डेल्टा एक्स है और एग्जैक्ट पोजीशन मान लीजिए एक्स। तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या होता है? अनसर्टेन। अगर एग्जैक्ट पोजीशन की मैं बात करूं तो अगर प्रिडिक्शन में डेल्टा एक्स क्या कर दे? या तो घटा दे और या तो डेल्टा एक्स को क्या कर दे? जोड़ दे। या तो डेल्टा एक्स क्या कर दे? घटा दे और या तो डेल्टा एक्स जोड़ दे। क्योंकि देखो होता क्या है, हमने कहा कल हम आएंगे, हमने कहा कल हम आएंगे, तो जाहिर सी बात कल हम आएंगे आपके माइंड में कहो ना आए, तो अगर आप ये सोच रहे हो कल ना आए, अगर उसको निकाल दो तो पक्का श्योर हो जाओगे कि आएंगे।
हमने कहा कल हम नहीं आएंगे, तो आपने क्या कर दिया, अनसर्टेनिटी हो सकता आए तो उसको क्या कर दो, जोड़ दो। बात समझे मेरी बात को? भाई मैंने कहा कल हम आएंगे, आपके मन में क्या चला, कहो ना आए, तो अगर वो ना आने वाली जो बात आप निकाल दो तो सियोटी हो जाएगा कि हम आएंगे। मैंने कहा कल हम नहीं आएंगे, आपने कहा सर जी आ जाए, तो वो अनसर्टेनिटी आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब हमारी जो बात है वो कैसे चल रही है, x माइनस डेल्टा एक्स से x प्लस डेल्टा एक्स के बीच में कहीं पर होगी, ये नहीं बताया जा सकता कि कहां पर है। तो ये होती है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहां पर, समझिए, अगर हम यहां पर बात करते बेटा प्रिडिक्टेड इन मोमेंटम, प्रिडिक्टेड इन मोमेंटम, तो प्रिडिक्टेड इन मोमेंटम को क्या मान लीजिए P, और अनसर्टेनिटी, अगर मैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की बात करूं तो उसको मान लेते बेटा डेल्टा P। अब यहां पर अगर हम एग्जैक्ट इन मोमेंटम की बात करें तो एग्जैक्ट इन मोमेंटम को क्या मान लीजिए P नॉट, तो ये भी वही कंडीशन होगी कि जो बेटा P नॉट आपका होगा वो P नॉट ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, आपके P माइनस डेल्टा P, और लेस देन होगा या इक्वल होगा आपके किसके, P प्लस डेल्टा P। तो मेरे कहने मतलब है कि जैसे पोजीशन में डाउटनेस रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है, तो वो इसके बीच लाई करेगा, पोजीशन इसके बीच लाई करेगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर वो हो सकता है, यहाँ पर ये ना हो। इसी तरह से ये मोमेंटम भी है कि हो सकता है कि मोमेंटम इतना हो, तो क्या करोगे भाई, प्रिडिक्शन होने की मोमेंटम इतना होगा, तो अनसर्टेनिटी कहो इतना ना हो, तो उस कंडीशन में इसका मोमेंटम भी इस P माइनस डेल्टा P से P प्लस डेल्टा P के बीच में क्या करेगा, कहीं पर लाई करेगा। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि इस तरीके से पोजीशन और मोमेंटम, अगर हम बात करते हैं किसी भी मूविंग पार्टिकल की, तो वो दोनों को एक साथ हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने क्या कहा, समझ बेटा, उन्होंने क्या कहा कि अगर हम लोग यहां पर क्या करें, इस पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है और मोमेंटम कितना है, डेल्टा P। तो देखा, अगर हम पोजीशन की अनसर्टेनिटी में मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये वैल्यू क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किसके, h/4π। समझ, मैंने ये कहा कि अगर हम पोजीशन और मोमेंटम, यानी पोजीशन की अनसर्टेनिटी में अगर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, h/, ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू किसके इक्वल होगी, h/4π के तो बराबर होगी, या फिर h/4π के ज्यादा होगी। ये बात किसने कही, आपके हाइजेनबर्ग ने। यानी हाइजेनबर्ग का कहना था कि अगर हम पोजीशन को सही डिटरमाइन करते हैं तो उस कंडीशन में मोमेंटम गलत हो सकता है, यानी उसकी वेलोसिटी गलत हो सकती है, और अगर हम वेलोसिटी सही का सही निकालते हैं तो उस कंडीशन में उसका पोजीशन जो है वो गलत हो सकता है। यानी दोनों को एक साथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे देखिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन, उनके कहने मतलब कि दोनों की अनसर्टेनिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट h/4π के बराबर होता है, या फिर h/4π से बेटा ज्यादा होता है। अब कंडीशन ये है, जैसे सोचिए यहाँ पर अगर हम पोजीशन में, ये पोजीशन की क्या है, अनसर्टेनिटी है, तो अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी, मतलब हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी यानी पोजीशन को अगर हम क्या करेंगे, सही निकालना चाहते हैं, एक प्रकार से इसकी अनसर्टेनिटी कम करेंगे। हम क्या करना चाहते हैं,
पोजीशन सही सही क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। तो अगर पोजीशन सही निकालना चाहते हैं यानी डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी पोजीशन। तो अगर हम सर्टेनिटी निकालना चाहते हैं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। तो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू कम आएगी तो बताइए ये कैसा है, इन्वर्सली है। जब ये चीज यहाँ आएगी तो अगर पोजीशन इसकी क्या होगी, अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम निकालेंगे तो पक्का फिर उसके मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो बेटा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जरा सोचिए हमने क्या कहा, हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम से कम निकालना चाहते हैं, यानी हम अगर अनसर्टेनिटी कम निकालेंगे तो सर्टेनिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर अनसर्टेनिटी कम करेंगे तो सर्टेनिटी बेटा क्या करेगी, बढ़ेगी। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, हम पोजीशन सही सही निकालना चाहते हैं। बात मेरी समझ में क्या कर रहा हूं, पोजीशन में अनसर्टेनिटी हम कम करना चाहते हैं, यानी अनसर्टेनिटी कम करना चाहते हैं, यानी सर्टेनिटी हम बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करेंगे तो पक्का फिर इस मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आपकी क्या करेगी, बढ़ेगी। यानी एक चीज अगर हम सही सही निकालेंगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, यहां पर गलत हो जाएगी। तो ये था ये कॉन्सेप्ट किसका था, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिन्होंने क्या कहा कि कोई भी अगर स्मॉलेस्ट मूविंग पार्टिकल यानी माइक्रोस्कोपिक है तो अगर उसकी पोजीशन सही सही निकालेंगे तो मोमेंटम गलत आएगा, या मोमेंटम सही निकालेंगे तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, गलत हो जाएगी। बात समझ गए। अब कंडीशन ये है कि इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे आपको समझाएं, जरा देखिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और ये यहां पर सेल है और ये यहां पर इलेक्ट्रॉन। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन की करंट पोजीशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका है कि अगर आप उस इलेक्ट्रॉन की करंट पोजीशन बेटा निकालना चाहते हो तो उस कंडीशन में यहां पर एक फोटॉन क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहां पर बेटा हम लोग एक फोटॉन क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। तो जब अगर हम इसकी, मैंने कहा इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालना चाहते हैं तो हम इसमें फोटॉन क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। जैसे फोटॉन इंसिडेंट करेंगे तो वो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये हमने क्या किया, इंसिडेंट किया किसको, फोटॉन को। तो फोटॉन को इंसिडेंट करेंगे और ये फोटॉन यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। तो यहां से इंसिडेंट करोगे और वो इससे टकरा कर क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जब रिफ्लेक्ट करेगा तो इसे हम लोग किसी भी माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको क्या करेंगे, देखेंगे, तो हमें उसकी करेक्ट पोजीशन बेटा क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। तो अब देखो होता क्या है, ये फोटॉन जब हम इसमें डालेंगे और वो इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, टकरा कर वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जब रिफ्लेक्ट होगा तो उसकी पोजीशन हमें क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि अगर हम जिस फोटॉन को इसमें डालते हैं तो वो फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, टकराएगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी एनर्जी, फोटॉन अपनी कुछ एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा। बनेगा अपनी, जब वो भाई फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन पर क्या करेंगे, आप स्ट्राइक करेंगे, तो फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करेगा तो वो अपनी एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। और जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप उसकी पोजीशन सही निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, पोजीशन, तो पोजीशन निकालने के लिए जो लेम्डा होना चाहिए, यानी जो फोटॉन आप बेटा यूज कर रहे हो तो उसका जो लेम्डा होना चाहिए, यानी उसका जो वेवलेंथ होना चाहिए वो कम से कम। क्योंकि देखिए जब कोई बॉडी क्या करती, काफी मूव करती, जितना ज्यादा मूव करेगी उसका वेवलेंथ उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिस फोटॉन को आप यूज कर रहे हो, अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालना चाहते हैं तो जिस फोटॉन को हम यूज करेंगे उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम रखो। अगर वेवलेंथ कम रखोगे तो उस कंडीशन में जब ये टकराएगा, क्योंकि हम पोजीशन सही निकालना चाहते हैं, और बेटा पोजीशन तभी सही निकलेगी जब आप जो फोटॉन आप इंसिडेंट कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ को आप कम से कम रखिए।
तो जब वेवलेंथ कम से कम रखोगे तो उस कंडीशन में वो कम वेवलेंथ वाला जब फोटॉन उस इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, टकराता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां से टकराकर क्या होगा, जब जाएगा तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता हो जाएगी। यानी मेरे कहने को हमारा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालना है तो जिस फोटॉन को आप यूज कर रहे हैं, लाइट के फोटॉन को यूज कर रहे हैं, उसका वेवलेंथ बेटा आप क्या रखिएगा, कम। वेवलेंथ कम रखोगे तो आराम से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, सही सही क्या होगी, निकल आएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, डी ब्रॉगली ने कहा था कि अगर लेमडा इक्वल्स टू एच अपान यहां पर क्या होता है, एम वी होता है। अगर हमारा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं भाई न्यू बराबर सी अपान लेमडा, तो जिसका वेवलेंथ कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। समझ बेटा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो जिस फोटॉन को आप यूज करें उसका वेवलेंथ कम, आप चाहते हो कि इसकी पोजीशन निकालना तो वेवलेंथ नहीं बढ़नी चाहिए। अगर वेवलेंथ कम रखोगे तो जो फोटॉन यूज करोगे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जब वो हाई एनर्जी वाला फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो अपनी एनर्जी किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। तो उस कंडीशन में लेमडा इक्वल्स टू, आपको ये भी पता होगा कि एच अपान बेटा क्या होता है, एम वी। तो जब लेमडा कम रखोगे तो ऑटोमेटिकली उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में क्या कहा मैंने, आप इलेक्ट्रॉन की क्या निकालना चाहते हो, पोजीशन। तो जो फोटॉन आप यूज कर रहे हो उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम। अगर कम वेवलेंथ रखोगे तो वो वहां पर टकराएगा और आराम से जब रिफ्लेक्ट होगा तो उसकी पोजीशन आपको सही से पता हो जाएगी। क्योंकि वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा वेवलेंथ में उस कंडीशन में आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वहां से डिस्टर्ब हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में आप उसकी पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो पोजीशन अगर सही से निकालना है तो वेवलेंथ कम रखो। वेवलेंथ कम रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी उस फोटॉन की एनर्जी ज्यादा होगी। ज्यादा एनर्जी वाला अगर उससे टकराएगा इलेक्ट्रॉन से तो वो अपनी एनर्जी किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। और आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, और लेमडा जब कम होता है तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपान एम वी। लेमडा यहाँ पर कम है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी में उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और हो सकता है कि वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाए, चलना शुरू कर दे। क्योंकि एक प्रकार से इतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी के साथ साथ उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि लेमडा का कम है तो उस कंडीशन में उसे एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लेमडा कम होने से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हमेशा एनर्जी बढ़ती है। देखो लेमडा हमेशा क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, अगर लेमडा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरी बात, लेमडा अगर कम है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो जैसे समझिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा और वो आगे की तरफ इस तरह से हो सकता है कि जाना शुरू कर दे। तो ऐसी कंडीशन में हमने पोजीशन सही निकाली, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है उसमें क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर पोजीशन निकालते हैं तो वेलोसिटी गलत होगी, या इस तरह से अगर हम वेलोसिटी सही निकालेंगे तो पोजीशन क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। तो आंसर, तो हाइजेनबर्ग का कहना था कि दोनों में से कोई एक ही चीज सही निकाल सकते हो, एक क्वांटिटी सही आएगी तो दूसरा फैक्टर उसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक तो ये बात ध्यान रखिए। दूसरी चीज बेटा यहाँ पर है कि ये तो हो गया स्मॉल पार्टिकल के लिए, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जाए, देखिएगा सभी बच्चे, कि अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो डेल्टा एक्स इंटू यहाँ पर डेल्टा एम इंटू वी करते हैं इज ग्रेटर दैन इक्वल एच अपान 4 पाई, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा एक्स इंटू क्या कर सकते हैं, डेल्टा वी और इंटू क्या हो जाएगा एम इज ग्रेटर दैन इक्वल एच अपान 4 पाई, या डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर दैन इक्वल एच अपान 4 पाई एम हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर ये चीजें, इस मास को देखिए, अगर किसी पार्टिकल का मास क्या होगा, बढ़ेगा। समझिए
अगर किसी पार्टिकल का मास बढ़ेगा तो जो अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो दोनों भी कहाँ पाती है, तो मास बढ़ेगा तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी है। ये अनसर्टेनिटी क्या है, पोजीशन, और ये अनसर्टेनिटी क्या है, वेलोसिटी। तो अगर मास बढ़ेगा तो अनसर्टेनिटी बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब सर्टेनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें एक साथ अगर मूव कर भी रहे हैं, जैसे बड़ी सी कार है, आपकी बॉल हो गई, अगर वो मूव कर भी रही है तो उस कंडीशन में उसका एक साथ, क्योंकि मास बढ़ने से अनसर्टेनिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब सर्टेनिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम लोग किसी भी बड़े पार्टिकल्स के लिए, जैसे कार है या हमने कहा फुटबॉल है, उसमें क्या हो सकता है, एक साथ जब वो मूव कर रही है तो एक साथ हम उसकी पोजीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और एक साथ हम उसकी एक प्रकार से वेलोसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और जब वेलोसिटी निकल आएगी तो मोमेंटम में निकल आएगा। तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ, वो भी एक्यूरेसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल किसका था, हाइजेनबर्ग। यानी ओवरऑल कहने मतलब ये हुआ कि हाइजेनबर्ग का मेन कहने का मतलब ये था कि सर्टेनिटी के साथ साथ अनसर्टेनिटी चलती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ सही सही यानी एक्यूरेसी के साथ अगर फाइंड आउट करते हैं, तो पोजीशन सही आती है तो मोमेंटम गलत हो जाता है, मोमेंटम सही आता है तो पोजीशन गलत हो जाता है। लेकिन किसके लिए, एक स्मॉल पार्टिकल के लिए। लेकिन अगर पार्टिकल बड़ा होगा तो क्या होता, अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी और सर्टेनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसे हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नेम से जानते हैं। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। थोड़ी सी थ्योरी टाइप की है, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग इसके एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले के बेस पर, जहां पर आप समझ सकते हैं एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड के नेम से हम इसको एक प्रकार से वैल्यू होगी। और इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके बेटा।